हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 7 अगस्त और जिस तरीके से हमारा रूटीन चला रहा है कि सबसे पहले हम अपना एक क्या देखते हैं, पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू देखने की कोशिश करेंगे आज हम। क्या है क्वेश्चन नंबर है हमारा आज 18। अब तक हमने 17 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से डील किया है एंड द न्यू एंड ओल्ड पैटर्न से हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। द रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन इन अ पार्ट फोर्थ। जैसे ही आपके माइंड में पार्ट फोर्थ है, अब तक आपको क्या करना है कि जितने भी पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको आज चैप्टर देखना है डीपीएसपी। मैं आपको दो वर्क दे रहा हूँ, पार्ट फोर्थ पार्ट फोर्स एंड डीपीएसपी। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दो चीजें आपको पढ़नी है। दिस शैल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, दिस शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द courts, and the principle laid down in this part are influence the making of law by the states. And then select the correct answer using the following code given below. So here the answer is 1 only, 2 only, and 1 3 only, and 2 3 only. तो here जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में देंगे, अदरवाइज हम लास्ट में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सो अब हम देखते हैं क्या है। जैसा कि अपना रूटीन चला रहा है कि हम क्या देखते हैं, अपना एक पीवाई क्यू देखते हैं। और पीवाई क्यू में क्या, सॉरी, प्रीलिम्स करंट। पीवाई क्यू में हम तो ओल्डर न्यू पैटर्न देख रहे हैं, उसके बाद जस्ट हम देखते हैं पीसी। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरी बात को समझते रहना। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मान लीजिए वो द हिंदू पढ़ते हैं, या फिर मान लीजिए वो पीआईबी पढ़ते हैं, या फिर मान लीजिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, अगर इनमें से आपका एक आध दिन छूट भी जाता है, ठीक है, तो कंपाइलेशन इसका आता है वीकली पे, आप उसको देख लेंगे। अदरवाइज फिर आप क्या करेंगे, आप अगर कुछ भी नहीं देखते हैं तो मेरा पीसी जरूर देखते रहे। तो मैं समझता हूँ आप, इफ यू हैव ए नॉट इनफ टाइम, देन यू, आप इसको देखेंगे एक बार पीसी को, तो आपको ये लगेगा कि सर ने क्या किया कि जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है उनको मैं इसमें कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, और कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपका सिलेबस से रिलेटेड है। ओके, सो देखते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा का है ये टर्म्स है। व्हाट इज ट्रैकोमा? इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एंड लीडिंग इन्फेक्टियस केसेस ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। ट्रैकोमा है क्या? एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, और ये लीडिंग किसके थ्रू, केजेस के, मतलब इससे क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ओके, एंड केस्ड बाई रिपीटेड इन्फेक्शन ऑफ द आईज विद द बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया? कैलमेडिया ट्रैकोमेटिस। कैलमेडिया ट्रैकोमेटिस एक्चुअली में क्या है, ये बैक्टीरिया जिसके थ्रू ये फैलती है। ये कॉन्टेजियस है, यू कैन से दैट इज ये संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक का मतलब संक्रमण के थ्रू फैलना। स्प्रेडिंग थ्रू द कॉन्टेक्ट विद आईज, आईलाइट्स एंड नोज एंड थ्रोट्स। इंडिया ने इसको एलिमिनेट कर दिया था कब? 2017 में। ओके, तो अब डब्ल्यूएचओ को से एलिमिनेट करना चाहता है, डब्ल्यूएचओ से जाता है वर्ल्ड वाइड पे 2030 तक इसको एलिमिनेट करना। तो डब्ल्यूएचओ हैज सेट अ टारगेट फॉर द ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ द ट्रकोमा इन 2030। ओके, 2030 तक। तो आपको इसमें समझना क्या है कि ट्रकोमा है क्या, इसमें बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया आपको समझना है, क्लैमेडिया ट्रकोमेटिस। ओके, उसके बाद फिर आपको इसमें समझना है ये किसके थ्रू फैलती है, विद द आईज, आईलाइट्स, नोज एंड थ्रोट्स। ओके, इसके कॉन्टेक्ट से फैलती है। इंडिया ने इसको एलिमिनेट कब कर दिया? 2017 में। वर्ल्ड कब करेगा इसको? डब्ल्यूएचओ कब करेगा वर्ल्ड में? 2030 तक। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, रिपोर्ट आती है वाटर न्यूट्रिलिटी रिपोर्ट्स। तो इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज करती है नीति आयोग फॉर द इंडियन इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए? इंडियन इंडस्ट्री के, क्योंकि वो क्या करते हैं, पानी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये वाली रिपोर्ट होती है। तो वाट इज, इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि जैसे रिड्यूसिंग एन एक्टिविटी वाटर्स, जो वाटर की एक्टिविटीज है उसको रिड्यूस करना, एंड रिड्यूस वेस्ट वाटर यूज, ठीक है, एंड इंस्टॉल वाटर यूज, ठीक है, उसके बाद ऑफसेट रिमेनिंग वाटर डिमांड्स। तो कुल तरीके से क्या है कि वाटर को रिड्यूस करना है और रीयूज करना है। ओके, सो इसके लिए ये रिलीज की जाती है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा न्यूज में इथोपिया। अब इथोपिया जब मैं आपका मैपिंग कराऊंगा इन अ वीकली सेशन, देन कंप्लीटली मैं आपका इथोपिया की जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है उसको करा दूंगा। अभी फिलहाल में आपको क्या देखना है कि इसकी रिवर एंड लेक, क्योंकि रिवर वाला क्वेश्चन जब भी होता है ना, तो वो जब पूछा जाता है तो हम मोस्ट ऑफ ऑल कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपका द हिंदू, पीआईबी या इंडियन एक्सप्रेस का कुछ भी रिवर या लेक वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो देखते हैं कौन सी है रिवर। ब्लू नाइल्स, ओमो एंड आवास, ये दो तीन रिवर आपको मिलेंगी। लेक मिलेगी लेक ताना एंड लेक जिग्वे। जिबे कहाँ पे? इथोपिया में। ओके, अब आगे आ जाता है भू विजन्स कृषि रास्ता प्लेटफॉर्म्स। और ये है क्या? ये आईओटी बेस्ड ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म विच इज टेस्टेड द सोइल।
यानी कि ये क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सॉइल को टेस्टेड किया जाता है, ठीक है। अब आपने सुना होगा जैसे कि आईओटी क्या होता है। आईओटी मीन्स, इस टाइप का क्वेश्चन अब तक यूपीएससी में पूछा जा चुका है। और इस यूपीएससी के क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ था कि जैसे मान लीजिए कि आप रूम में लेटे हुए हैं और आपको फैन बंद करना है, एसी चालू करनी है, कूलर चालू करना है, इवन यहाँ तक अपनी गाड़ी भी चालू करनी है, देन व्हाट टाइप्स, आप किस तरीके से करेंगे ना, व्हाट टाइप्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे आंसर आपके लिए था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, सो वो आप एक पीवाईक्यू देख लेंगे, उसी के बेस पर ये बना है भू विजन कृषि रास्ता प्लेटफॉर्म्स, जो कि आईओटी बेस्ड पर है। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है आईसीएआर एंड आईआईआर, इन दो, प्लस इसके साथ कौन है, सॉरी वेट, तो इसके साथ है आपके पास हैदराबाद एंड कृषि तंत्र, ये चार चीजें आपको देखनी है। और आईसीएआर स्टैंड फॉर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यू कैन से दैट इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ द आईसीआर, एंड आईआईआर विच इज इट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ओके, नाउ साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड्स, एक बॉडी हम पढ़ते हैं, तो बॉडी हमारा पर डे एक बॉडी हम डिस्कस करते हैं। आप अब तक देखेंगे मैंने लगभग 1 मंथ का पीसी कराया है, और पीसी आप देखेंगे कितना फिल्टर कंटेंट मैं कराने की कोशिश करता हूँ आपको। तो इसको स्टेबलाइज किया था बाई द सर्व एक्ट 2008 के द्वारा। बॉडी एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है। डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसका। ऑब्जेक्टिव क्या है सर्व का, इसका ऑब्जेक्टिव पहले तो आपको डिपार्टमेंट देखना है, डिपार्टमेंट यानी कि डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स promotes basic research in a science and engineering and provided financial assistance। एंड सर्व की बात करेंगे, सर्व गिव्स, यही सर्व ही है, क्या देता है, ये प्रमोट्स करता है, बेसिक रिसर्च की बात करता है इसमें, साइंस में एंड इंजीनियरिंग में, और प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, एंड नाउ सर्व गिव स्पेशल अटेंशन टू यंग साइंटिस्ट बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स, यानी कि जिनकी 35 साल से कम उम्र है, सर्व जो है उनको क्या देता है, स्पेशल अटेंशन देता है फॉर दी साइंटिफिक रिसर्च। ओके, फेलोशिप में इसमें कुछ चलती हैं, जैसे जीएस बोन नेशनल फेलोशिप, रामानुजन फेलोशिप, यानी कि इन फेलोशिप के थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसको, सर को, जो 2008 में बनाया, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसको डीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू उसको लाया गया। ओके, नाउ अब हमारा फ्रंट पेज आ जाता है, और फ्रंट पेज में हम देखेंगे हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट है पढ़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अमेड फ्रेश क्लासेस आईटीएलएफ लीडर ऑफ द मीट अमित शाह, आईटीएलएफ यू कैन से दैट इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर फॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें इससे क्या हुआ है मैं बताऊं, ये जो लीडर हैं इसके, वो किससे मिले हैं, अमित शाह से मिले हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे लिए कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट था तो वो था मणिपुर में पढ़ने के लिए ट्राइब्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन तीन आपको पढ़नी थी, कुकी, मैती एंड जू ट्राइब्स, इनको आपको अच्छी तरीके से देख लेना था। अभी मणिपुर का जो भी क्लासेस है थोड़ा सा शांत है, वहाँ पे नेट वेट अब ऑन हो गया है। ठीक है, बाद बाकी उसमें कई ऐसे वायलेंस हुए थे, जैसे वुमेन्स को नेक्ड मार्च कराया गया हो, या फिर मान लीजिए वन वुमेन्स को इन अ रोड डायरेक्ट किल कर दिया गया हो, या फिर उसमें फादर एंड सन को इन यू कैन से दैट उनको गन के थ्रू मार दिया गया हो। तो इस तरह की कुछ हिंसाएं हुई थी, है ना, इसमें मणिपुर में। अब नाउ हमारे लिए क्या है, इसको मैंने कई बार कवर किया है इसलिए मैं इसको नहीं कवर करूंगा। आगे देखते हैं, पीएम लॉन्च रिवैम्प ऑफ द 500 इट अमृत स्टेशन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अमृत स्टेशन है क्या। तो पहले हम ये देख लेने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कितना क्या हो रहा है। देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थोड़ा सा देखेंगे, on Sunday virtually laid foundation stone for the redevelopment of 508 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, और लगभग 24,470 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हुआ है। और 508 स्टेशन की बात करेंगे, ये फैले हैं 27 स्टेट में और यूटी में। ठीक है, उसके बाद 55 जो हैं वो आपके मिलेंगे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, जिन पर लगभग 4,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है। और 49 मिलेंगे आपके बिहार में, जिसमें लगभग 49 बिहार में, और 44 महाराष्ट्र में, जिसमें लगभग 1500 करोड़ का खर्चा हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे 37 वेस्ट बंगाल में, और 34 आपके मध्य प्रदेश में, जिसमें लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्ट हो रहा है। और 32 हम बात करेंगे असम में, और 25 उड़ीसा में। ये मैं आपको डेटा बता दे रहा हूँ जो आपके मेंस प्रैक्टिस पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड 22 इन पंजाब, और 21 इन ईच गुजरात। ओके, एंड तेलंगाना 20, झारखंड में 18 आपके, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु 15, और 13 आपके कर्नाटका में, एंड अदर्स। ओके, अच्छा अब बात करेंगे तो मोदी, मिस्टर मोदी सैड वर्क वाज पार्ट ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम अंडर द विच ऑफ 13
100 प्राइम रेलवे स्टेशन इन द कंट्री वुड बी रीडेवलप्ड। लगभग 1300 रेलवे स्टेशन को क्या किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा। जिसमें क्या क्या होगा, जैसे आपकी बेटर सीटिंग होगी, है ना, बेटर सीटिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे, और उसके बाद आपके अपग्रेडेड जैसे रूम कह सकते हैं, उसके बाद वाईफाई फ्री होगा आपके लिए, और भी बहुत सारी फैसिलिटी होंगी जिसमें रीडेवलप करने की बात करी गई है। अच्छा, कुछ यहाँ पे हम लोकेशन को देख लेंगे जो हमारे पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी हैं, देखिए, जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन जो आपका पड़ेगा, ये यहाँ पे पड़ता है हवा महल, ओके। और आमेर फोर्ट मिलेगा आपको, आमेर, अभी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा चुका है आई थिंक पीसीएस में, कि आमेर फोर्ट कहाँ पड़ता है। कंफ्यूज कंफ्यूज, यू आर मोस्ट कंफ्यूज। अब क्या है, अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है ना, बस देखा चल दिए, तो ये आपका हुआ राजस्थान। आगे देखते हैं, जम्मू में आपको जम्मू तवाई रेलवे स्टेशन, इसको डिजाइन बाई दी इंस्पायर्ड बाई रघुनाथ मंदिर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में अमृत भारत स्टेशन है क्या, तो देखेंगे। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है, ये स्कीम हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे स्टेशन एंड इंडियन रेलवे। तो इसको लॉन्च किसने किया था, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन ऑन इंडियन रेलवे, ओके। प्रेजेंटली की बात करेंगे, अब लगभग द स्कीम जिसने इनिशिएट किया था, परिकल्पना की, टेक ओवर 1275 स्टेशन ऑफ द अपग्रेड मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडियन रेलवे। लगभग 1275 किसकी नीड है, रीडेवलपमेंट की। और 15 स्टेशन ऑफ द मुंबई, जो इनमें से 15 स्टेशन आपके मुंबई डिवीजन के हैं, हैव बीन आइडेंटिफाई। स्कीम इनसाइड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेशन विच इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर प्लान एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इन अ फेज ऑफ इम्प्रूव द, वही वो जो मैंने कहानी बताई, क्या फ्री वाईफाई है आपका, क्लीननेस है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर जैसे टॉयलेट्स हैं, वेटिंग हॉल्स है, और सर्कुलेटिंग एरिया है, उसके बाद स्टेशन एक्सेस है, उसके बाद इस तरीके के वहाँ पे क्या की जाएंगी, फैसिलिटी दी जाएंगी, ओके। एंड थ्रू स्कीम लाइक जैसे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये हमने पढ़ा था, एक स्टेशन पे वन स्टेशन, वो हमने पढ़ा था वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वाला। इसी तरीके से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड बेटर पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव लॉज एंड नॉमिनेटेड स्पेस ऑफ द बिजनेस मीटिंग हॉल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, देख रहे हैं आप, फैसिलिटी दी जाएंगी, ओके। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तो हमने समझ लिया अब तक। अब देखते हैं, एमएसडी ignoring complaints of the mosquito breeding, RWA working 24/7 says mayors। लगभग RWA यानी कि आप देख रहे हैं जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, ये जो है लगभग 24 घंटे और 7 दिन काम कर रहा है। इसके जो मेयर हैं उन्होंने कहा है, बट क्या है, एमएसडी जो है, एमएसडी बोले तो यू कैन सी दैट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द दिल्ली, ये इसको इग्नोर कर रहा है, किसको, डेंगू को। तो थोड़ी सी हम डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है। सेवरल रेजिडेंस वेलफेयर, कौन सा है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, यू कैन से दैट RWAS, says that municipal corporation of Delhi has been ignoring their complaints of the water logging, जैसे जल भराव है या मल्टीपल स्पॉट्स, है ना, विच इज अ रेजिडेंस फियर हैव टर्न इनटू द मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स। अब देखिए क्या है कि आर जो आपका रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी है, वो यही कहना चाह रहा है कि भाई जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, एक्चुअली में ये जो डेंगू बढ़ रहे हैं, डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, उन डेंगू के केस को ये इग्नोर कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वाटर लॉन्ग की समस्या भी हो रही है, जल भराव की भी समस्या हो रही है ना, इस तरीके के हैं। और लगभग देखते हैं 240 केस जो हैं वो डेंगू के अब तक आए हैं, लगभग 28 जुलाई तक, विच इज द मोस्ट Delhi हैज सीन इन द फर्स्ट 7 मंथ ओवर द पास्ट 5 ईयर। ये पहली बार है कि 7 महीने में, लगभग पिछले 5 साल में पहली बार इतने केस आए हैं, किसके, डेंगू के। भाई अब देख रहे हैं ना, आपस में डिस्प्यूट है ना, सोसाइटी कुछ कह रही है, कॉर्पोरेशन कुछ कह रहा है, हैविंग अ मेनी डिफरेंस बिटवीन देम। सो अच्छा, इस तरीके की यहाँ पे दिया। अब देखते हैं क्या है, a standing committee and ward committee have not been constituted were involving RW and other community group in a work of, ये क्या है, वेक्टर बोन डिजीज। अच्छा, ओके। अब देखिए RW यही कह रहा है कि इसके लिए ऐसा कोई प्रिवेंट करने के लिए कोई भी ऐसी स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है जिससे कि डेंगू जो बढ़ रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, है ना, बचाया जाए उनसे। तो अब हमें इसमें से पढ़ना है क्या है कि भाई वेक्टर बोन डिजीज क्या होती है, व्हाट इज अ वेक्टर बोन डिजीज। अब हमारे लिए इसमें से पढ़ने के लिए अगर कुछ भी हमें इंपॉर्टेंट लगा तो वो लगा वेक्टर बोन डिजीज, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सो नाउ वेक्टर बोन डिजीज को हम देखेंगे अब क्या है, देखिए, ओके। देखते हैं, वेक्टर बोन डिजीज इज एन
इन्फेक्शियस डिजीज दैट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, जो ट्रांसमिटेड होती है ह्यूमंस में एंड अदर एनिमल्स बाय द वेक्टर्स, जो किसके थ्रू फैलती है, अदर एनिमल्स के द्वारा फैलती है, वो भी कैसे, वेक्टर, वेक्टर यू कैन सी दैट इस टाइप्स, ओके, विच आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन कैरी एंड ट्रांसमिटेड पैथोजेंस सच एज, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, इट्स अ पैथोजेंस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, यानी कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। कॉमन वेक्टर इंक्लूडेड मॉस्किटोस, टिक्स, फ्लीज एंड सर्टेन फ्लाइज। एग्जाम्पल है इसके वेक्टरमोन डिजीज के इंक्लूडेड, जैसे मलेरिया है, अभी हमने पढ़ा क्या, डेंगू। सो हियर द क्वेश्चन पुट अप जब आपके लिए होगा तो आपसे ये पूछा जाएगा, डेंगू इज अ वेक्टरबोर्न डिजीज इज आर नॉट, सो यू से यस इट्स ए वेक्टरबोर्न डिजीज, एज लाइक आपको देखना कैन सी मलेरिया, ठीक है, डेंगू, जीका वायरस, लेम्फी डिजीज, अभी पड़ी होगी लेम्फी डिजीज, जैसे कि बहुत सी गायों को हो रही थी, है ना, जिसमें उनके फफोली से पड़ रहे थे कुछ। उसके बाद बेस्ट नील वायरस, these diseases can be significant public health concern and prevention and control measures are essential to reduce their impact of the community। समझ रहे हैं आप, तो आपको इसमें से निकालना क्या था, इसके एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और व्हाट इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट्स अ ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल बाय द वेक्टर्स। इतना आपको इसमें रीड करना था, ओके ना। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे क्या है हमारे लिए, जो निकालने के लिए, अब थोड़ा सा मैं डेंगू की आपको रिपोर्ट भी पढ़ा दे रहा हूँ, देख लेते हैं क्या है। कि देखिए 2014 की बात करें तो लगभग 704 केस थे। पिछले 5 साल में देखिए चैलेंजिंग किया गया है कि 7 महीने में इतने केस हुए हैं दिल्ली में जितने पिछले 5 सालों में नहीं थे। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लगाने की कोशिश की, ओल्ड डेटा है थोड़ा सा। और 2015 की बात करेंगे जिसमें 1831 थे, 2016 में आप 4037 थे, 2017 में देख रहे हैं आप 5 है, 369, 2018 में आपके 400 और ये 5092, और उसके बाद देखेंगे 29 में आपके 500 1500 जो आपके केसेस हैं, ईयर वाइज इन केसेस ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं डेंगू इन इंडिया एंड बर्ड्स की बात करेंगे तो ईच ईयर क्लोज टू लगभग 50 मिलियन डेंगू इन्फेक्टेड गेट रिपोर्टेड ग्लोबली, लगभग 50 मिलियन डेंगू इन्फेक्टेड होते हैं लोग, ठीक है। और उसमें से आपके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, आउट ऑफ दिस 70% डेंगू केस कहाँ से आते हैं, एशिया से आते हैं। और इंडिया कंट्रीब्यूट कितना करता है उसमें, 34 से लेकर 40% डेंगू केस इन एशिया, समझ रहे हैं आप, यानी कि एशिया में अगर 100% अगर डेंगू केस हो रहे हैं तो उसमें से 40 से 30% तो इसमें इंडिया ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टडी से दैट इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेंगू केस इन द वर्ल्ड। अब देख रहे हैं कौन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड स्टडी भी यही कह रही है कि भाई सबसे ज्यादा जो केस है वो कहाँ मिलते हैं, इंडिया में। द फर्स्ट डेंगू केस वाज रिपोर्टेड इन इंडिया was by in 1946 में, after that there was a no major outbreak to decades, first major occurred in कोलकाता 1963। तो पहला जो डेंगू का केस आपको कहाँ मिला था, वो मिला था आपका 1947 में। अच्छा इसके आप देखिए कुछ प्रिकॉशन दिए हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। और डेंगू के बचाव की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको कीप होम, घर पे रहो भाई, एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग क्लीन, अपना एनवायरमेंट और सराउंडिंग को कैसे रखो, सेफ रखो। रिमूव स्टैगनेंट वाटर फ्रॉम द कंटेनर, डम्प्ड टायर एंड एयर कूलर्स, जिससे मान लीजिए आपका अभी क्या है, कुछ दिनों बाद एयर जो अपने कूलर हैं उनको बंद किया जाएगा, तो उसमें पानी भरा रहता है ना, उसको भी आप क्लियर करें। अगर छतों पे टायर डले हैं उसमें भी पानी भर गया तो उसको भी क्लीन करें, है ना। यूज मॉस्किटो रेपलेट्स एंड मेडिकेटेड स्क्रीन एंड कोल्स एंड स्प्रे, इन सबका यूज करें आप, चाहे कोल हो, स्प्रे है, स्क्रीन है। ऑब्जर्व ड्राई डे ऑन वीक, है ना। और कीप ड्रेन्स वेल मेंटेन्स दी रिपेयर चॉक्स, ओके। सो इस तरीके की ये रिपोर्ट हमने देखने की कोशिश की ईयर वाइज भी, और पिछले 5 सालों में दिल्ली में ये रिपोर्ट बताइए कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, उसको देखते हैं। अब इसमें से एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट अगर कुछ भी है तो वो हमें निकालना है स्टेम। व्हाट इज स्टेम, आपके ये क्वेश्चंस बनाता है, यही बनाता क्वेश्चन, क्वेश्चन बता दूं कि ये जो स्टेम है ना, ये क्या है ना। तो ये आपका देखिए थोड़े से फॉर्म देखेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना, अगर मैथमेटिक्स भी आ जाए तो भी यू कैन से दैट इट्स आंसर, इंजीनियरिंग आ जाए तो भी यू कैन से दैट आंसर। तो स्टेम को पहले आपको समझना है कि जिसमें आपका स्टेम एस फोर क्या होगा आपका, एस फोर साइंस होगा, टी फॉर टेक्नोलॉजी होगी, ई फॉर इंजीनियरिंग होगी, एम फॉर मैथमेटिक्स होगा, ओके। सो इज अ फाउंडेशन फॉर द इनोवेशन प्रोग्रेस एंड सोशल एडवांस as we approach a new era marked by the discoveries in the आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, रोबोटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो समझ रहे हैं आप क्या है। तो इस टाइम आपको एक्चुअली में ये साइंस बेस्ड एंड मैथमेटिक्स बेस्ड, जिसमें आपको यू कैन से दैट जो न्यू रा है, न्यू रा में जैसे आपकी कुछ डिस्कवरी हो रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हो, या फिर रोबोटिक्स को लेके हो, या बायोटेक्नोलॉजी को लेके हो, या फिर कुछ क्रिटिकल जैसे नेक्स्ट जनरेशन में हम उसकी इंफॉर्मेशन के लिए है,
या स्किल जो भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उसमें ये क्या करती है, उसकी चेंजिंग इन्वायरमेंट में ये वर्क करती है, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें समझना क्या था, इसमें हमें निकालना तो स्टेम ही था ओनली, जिसको हमें पढ़ना था। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। आज ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ जो डेटा दिया है स्कूल बेस का वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना, बट अपने लिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने निकाल लिया। अब देखते हैं FIR अगेंस्ट, ये आपका न्यू राइट्स, ये हमें हम देखेंगे आर्टिकल्स में। एडिटोरियल नूह मेवात, ओल्ड टेम्पलेट्स न्यू बैटल ग्राउंड्स, भाई पुराना टेम्पलेट तो है पर न्यू बैटल ग्राउंड्स है, तो उसको भी हम देखेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, इंडिया शुगर सरप्लस लीडिंग टू क्राइसिस। अब देखिए क्या है, अभी हमने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, किसमें, शुगर केन में। तो इंडिया की जो वर्ल्ड की बात करें तो वो दूसरे नंबर पे आता था आफ्टर द ब्राजील, बट अभी क्या हुआ है, हम आगे निकल गए। तो अब निकल तो गए आगे, पर इसको मेंटेन करना, इसको रिटेन करना, इट्स ए वेरी डिफिकल्टी टास्क फॉर अस। बट उसी के रिगार्डिंग कुछ क्राइसिस दिए गए हैं, उनको काउंट कराने की कोशिश करी गई है। तो देखते हैं, इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स टॉप शुगर प्रोड्यूसर इन 2021 एंड 22, सरपासिंग द ब्राजील विद द रिकॉर्ड ऑफ 359 लाख टन्स, यानी कि लगभग हमारे पास 359 लाख टन्स अब क्या हो गया है शुगर केन। सो हाउएवर द एक्सटेंसिव यूज रिसोर्स शुगर प्रोडक्शन इज डिप्लीटिंग रैपिडली, है ना, लीडिंग टू पोटेंशियल क्राइसिस इन द फ्यूचर। अभी ठीक है, हमने कर तो लिया इतना, पर इसको, इससे क्या है, फ्यूचर में क्राइसिस भी कुछ होंगे, तो उसी की बात करी गई है इसमें। जैसे इम्पैक्टिंग ग्राउंड वाटर नेगेटिविटी, इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर की जो नेगेटिविटी है वो और इंक्रीज होगी। टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एग्रीकल्चर कोलैप्स, एग्रीकल्चर से कुछ कुछ जगह अब जैसे सीधी सी बात है, शुगर केन को आप सरप्लस करेंगे तो कुछ जगह एग्रीकल्चर कोलैप्स होगा, एंड ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं द सेंट्रल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑफर करती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि जिसको हम FRP बोलते हैं, ठीक है, विच इज मैंडेट ए मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल्स हैव टू पे शुगर केन फार्मर। और इसमें क्या होता है, देखिए, ये एक एज जो FRP होता है, FRP क्या होता है कि जो शुगर मिल ओनर होते हैं वो फार्मर को क्या देते हैं, पे करते हैं, ठीक है, जो भी उनका मिनिमम प्राइस होगा। सो इंश्योरिंग दैट फार्मर ऑलवेज गेट फेयर प्रॉफिट फॉर देयर क्रॉप, और ये इंश्योर करना कि भाई जो भी फार्मर को, मिल फार्मर, आई कैन से दैट जो भी मिल ओनर है और जो शुगर फार्मर है, तो जो भी शुगर फार्मर को अगर मिल ओनर पेमेंट दे रहे हैं वो उनके लिए मतलब प्रॉफिटेबल है ना, उनका जो, ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो FRP है, FRP ये किसके लिए दिया जाता है, वीट के लिए, राइस के लिए, पैडी और पल्स के लिए, या किसी और के लिए। तो आपको समझना ये होता है आपका शुगर केन के लिए, पहले तो आपको ये क्वेश्चन निकाल लेना, क्लियर है। अच्छा, इसको देता कौन है, देते हैं मिल ओनर, ठीक है, किसको देते हैं ये देते हैं शुगर फार्मर, यानी कि जो गन्ना का उत्पाद करते हैं किसान उनको, ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ अब क्या होता है, अब ये समझते रहना, ये तो दिया भाई आपके जो मिल ओनर है उन्होंने दिया, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट आल्सो ऑफर हैवी सब्सिडी टू इंसेंटिव शुगर केन कल्टीवेशन। अब देखिए, सबसे ज़्यादा यू कैन से दैट जो शुगर कल्टीवेशन के लिए अगर सब्सिडी देती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, हाई लेवल पे दे रही है। अब देखिए, दो तरह से उनको बेनिफिट मिल रहा है, सब्सिडी तो मान लीजिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया, और मिल ऑनर ने उनको FRP के थ्रू एक्चुअली में मिनिमम प्राइस पे उनको क्या दे दिया, पेमेंट दे दिया। उधर से भी बेनिफिट हो गया, इधर से भी बेनिफिट हो गया। और इसलिए क्या होता है कि WTO ना, WTO के जो भी मेंबर है वो क्या करते हैं, इसमें विवाद उठाते हैं कि इंडिया में क्या है ना कि स्टेट गवर्नमेंट अलग से उनको सब्सिडी दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अलग से सब्सिडी दे रही है, तो इस तरीके से प्रोडक्शन उनका बढ़ता है, और इसलिए अदर कंट्रियों को ऐसा नहीं मिलता, तो वो चिढ़ते रहते हैं कि भाई ऐसा हमारे साथ हो रहा है, ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो वो ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सम हैव आर्ग्यू दैट दिस इज अ डन टू विन फार्मर वोट इन टिपिकली सॉरी पोलिटिकली इम्पोर्टेंस रूरल एरिया। अच्छा, ये सब कुछ कारण दिए हैं, और यहाँ दिया है द रिजल्टिंग, अब इसी के रिजल्ट के कारण देखिए, सेंटर से मिल गया, स्टेट से मिल गया, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, सरप्लस हैड टू लीड हायर एक्सपोर्ट विद द रिकॉर्डेड ऑफ 110 लाख टन एक्सपोर्ट इन द 2020 एंड 21 में। इनफैक्ट ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड गुटेमाला इन्होंने फाइल किया क्या, कंप्लेंट विद द WTO के, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया फॉर वायलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। अब देखिए क्या है कि हमें तो लग रहा है कि सरकार हमें सब्सिडी दे रही है, अब किसान को क्या मालूम, जो किसान गांव में रहता है उसको क्या पता कि भाई हमें अगर सब्सिडी मिल रही है तो उससे किसी को दिक्कत है, यस,
डब्ल्यू टी ओ में जो भी जैसे कि आपका ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, गुटेमाला है, ऐसे अदर कंट्री भी है। वो क्या चाहते हैं कि भई इस तरीके की फैसिलिटी ना दी जाए किसानों को, जिससे कि शुगर केन सरप्लस नहीं होगी, और जब शुगर केन सरप्लस नहीं होती वो, तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगी, तो उससे उनका भी नुकसान नहीं होगा, है ना? तो इसी तरीके से ये दिया है फॉर वॉयलेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये बन जाता है, क्या सब्सिडी देने से इंटर कोई भी लॉ वॉयलेट होता है? यस, होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिया है, इसको आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ठीक है? द डब्ल्यूटीओ रूल्ड अगेंस्ट द इंडिया एंड इंडिया आल्सो इट्स टू अपील। समझ गए होंगे आप इस बात को, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं डाइवर्टिंग टू द प्रोड्यूसिंग ऑफ। आप एक्चुअली में हम चाहते क्यों हैं सरप्लस, हम चाहते क्यों हैं कि हमारे पास शुगर केन जो है वो सरप्लस हो? उसका रीजन है बहुत सारे। जैसे अगर सरप्लस होगा तो उसको हम डाइवर्ट कर पाएंगे कहाँ पे? जैसे इथेनॉल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है? और इथेनॉल के हमने कुछ टारगेट भी रखे थे, जैसे कि हमने ये इथेनॉल की बात करेंगे तो 2003 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है? क्या है? इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, यानी कि ईबीपी, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में। और इसका इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि हम क्रूड ऑयल को क्या करेंगे? कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस द क्रूड ऑयल, ओके? और इसी तरीके से हमने टारगेट रखा था कि 5% तक हम क्या कर देंगे? क्रूड ऑयल को रिड्यूस, सॉरी, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को हम 5% तक इसमें ब्लेंड करेंगे। बट 2025 तक हमने टारगेट रखा कि हम 20%, समझ रहे हैं आप? तो 2025 तक, अभी हमारे पास 2025 नहीं आया है, 2025 तक हमारा टारगेट है कि हम 25% तक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को इंक्रीज करेंगे, ओके? द गवर्नमेंट आल्सो रिड्यूस द गुड। अब देखिए, गवर्नमेंट इस पे क्या जीएसटी भी कम कर रही है, जो इथेनॉल है, फ्रॉम द 18 से टू 5% कर दिया है 2021 में। इन द सेम ईयर ऑफ द 394 लाख टन्स ऑफ द टोटल शुगर प्रोड्यूस, अबाउट 350 लाख टन्स बट डाइवर्टेड इन ईबीएफ, ठीक है? इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया हुआ। अब बात करेंगे रिक्वायर, इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है हमें? लगभग 3000 मीटर फॉल्स, उसको तो हम थोड़ा सा नीचे डिस्कस कर लेंगे, कुछ नहीं। तो इस तरीके के ये कुछ क्राइसिस दिए हैं, है ना? अब क्या है? सब्सिडी स्कीम फॉर द, अभी समझ गए आपके भाई, ये जो वाटर ज़्यादा यूज होता है इसमें, है ना? उसके बाद सब्सिडी स्कीम फॉर द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन हेल्प फार्म डाइवर्सिटी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट कल्टीवेशन इवनली, प्रिवेंट मोनोकल्चर्स एंड इंश्योर इक्विटेबल इनकम्स। अच्छा, ये इस टाइप के ये कुछ क्राइसिस हैं जिनको आप थोड़े से देख लेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या है। चलिए, सॉरी, ठीक, चलिए क्या है, देखते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द शुगर। अभी इसने सरपासिंग कर दिया इसको। टेम्परेचर की बात करेंगे, शुगर करने के लिए कितना है? 20 से 21 डिग्री सेल्सियस की हमें आवश्यकता होगी, विद द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ओके? रेनफॉल कितना चाहिए हमें? 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल टाइप कैसा होना चाहिए? डीप रिच लॉमी होना चाहिए, डीप रिच लॉमी, ओके? टॉप शुगर केन प्रोड्यूसर इन स्टेट, तो सबसे पहले आपका महाराष्ट्र, एमएच, उसके बाद आपका यूपी, उसके बाद आपका कर्नाटका, ओके? अब आगे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो शुगर इंडस्ट्री इज अ ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू मेजर एरिया ऑफ प्रोडक्शंस, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब इन द नॉर्थ, ये तो हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इन साउथ। तो ये आपकी शुगर इंडस्ट्री हैं जो ज़्यादातर आपको मिलेंगी कहाँ पर? दो मेजर सेक्टर में, नॉर्थ और साउथ में, क्लियर? ईस्ट वेस्ट इतना नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम। साउथ इंडिया हैज ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट which is suitable for the higher sucrose content, giving a higher yield per unit area as compared to the North India। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्वेश्चन यहीं से निकलेगा आपके लिए कि साउथ इंडिया जो है ना, वो आपका ज़्यादा यू कैन से दैट शुगर प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है एज कंपेरिजन टू दी नॉर्थ इंडिया, बस इतना समझ रहा है। मेजर शुगर प्रोड्यूसर इन इंडिया, जैसे इंडिया है, ब्राज़ील है, थाईलैंड है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है, ओके? अच्छा, ओके, आगे चलते हैं फिर हम। ये मैंने पढ़ लिया अभी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है? ये आपको क्लियर होगा, मैपिंग कर लेंगे आप जाके, बस। चलिए आगे चलते हैं फिर हम, क्या है अपने लिए इम्पोर्टेंट। और क्राइसिस में बहुत सारे आप काउंट कर सकते हैं, जो भी क्राइसिस हैं, है ना? मेजर इशू क्या है, और हमने एक्चुअली में हम कर क्यों नहीं है ऐसा सरप्लेसिंग, हम कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो वो इथेनॉल ईवीपी, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के बारे में, जिसको हमने टारगेट दिया है कि 2025 तक हम लगभग आपका 20% जो है ईवीपी कर देंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको देख लेने हैं।
और बस ओके। नाउ नेक्स्ट, सो देखेंगे क्या है। स्टार लिंक सैटेलाइट ये है क्या? ये एक्चुअली में इंटरनेट बेस्ड सैटेलाइट है, बस इतना समझ लेनी है आपको। बाद बाकी इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इफ़ यू हैव इनफ टाइम देन यू रीड इट। सो स्टार लिंक ये जो है एलन मस्क के बारे में है, और ये आपका सैटेलाइट है इन इंटरनेट बेस्ड। बस ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनेट कराता है टू किसको? कंज्यूमर्स को, बस अराउंड दी वर्ड्स। इतना समझ लेना इसमें आपको। बाद बाकी अगर आपके पास टाइम है देन यू रीड इट। नाउ नेक्स्ट अब हम चलेंगे, एमपी स्ट्रेटेजी फॉर द टाइगर कैन हेल्प चीता टू। देखिए क्या है, अभी आपने देखा होगा कि लगभग 20 चीता जो हमारे थे, चीता वाली जो न्यूज़ है वो हमने कई बार कवर करने की कोशिश की है। तो चीता 20 में से लगभग 6 की डेथ हो गई, और एक दो तो लगातार मरे, उसके बाद एक की और डेथ हो गई, है ना। तो नामीबिया से अफ्रीकन ये जो चीता नामीबिया से मंगाए गए। और इनकी बात अगर मैं करूँ, अब स्ट्रेटेजी अपनाने की बात चल रही है। जिस तरीके से टाइगर टाइगर की तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर चीता की पॉपुलेशन घटती जा रही है। और वो भी चीता हमने री इंट्रोड्यूस किया है सिर्फ इसलिए कि पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, बट उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। जस्ट उल्टा क्या हो रहा है कि भाई वो पॉपुलेशन जो है वो घटती जा रही है उनकी, है ना। अभी देख रहे हैं 20 में से 6 के 14, है ना। तो इंडिया पे कुछ सवाल भी उठे कि भाई आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। सो इसी तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी है अब एमपी वाली, एमपी यू कैन से दैट, मध्य प्रदेश। सो क्या है, बैलेंसिंग द पॉपुलेशन ऑफ द प्रीडेटर एंड प्रे वाज की फैक्टर इनेबलिंग 50% सर्ज इन मध्य प्रदेश टाइगर पॉपुलेशन, हेल्पिंग द स्टेट सेंस द टॉप स्पोर्ट इन 2022 सेंसस। अभी हमने पढ़ा था लगभग 786 जो है हमारे पास आई थिंक टाइगर है एन एमपी। ठीक है। सो ये अपडेट है, कुछ ये डेटा दिए हैं। डेटा को तो हम लोग को देख चुके हैं, डेटा को नहीं देखना है हमें। हाँ आई थिंक ठीक है, 785 टाइगर हैं एमपी में। अच्छा, और ये जो चीता कायन लाग है वो हमने पढ़ लिया था। कुन्नू नेशनल पार्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें हमें ये पढ़ना है कि कुन्नू नेशनल पार्क एक्चुअली में है कहाँ, ये पड़ेगा आपका एमपी में। इन्हें करेंटली होस्टेड इन अफ्रीकन चीता, यहाँ पे अफ्रीकन चीता को होस्टेड किया गया। विद 6 of 20 ऑलरेडी डाइड सिंस एन फर्स्ट एनिमल वर ट्रांसलोकेटेड इन सितंबर 2022। 2022 लेके अब तक 20 में से हमारे किसने 6 चीता की जो क्या है डेथ हो गई है। और many of them practice being applied to the cheetah project of keeping them in closure till they adapt to draw from the experience with the tiger and other unknown ministry। कुल मिला के ये है कि अब जो है वो इनकी स्ट्रेटजी किसकी बात चल रही है, जिस तरीके से आपके यू कैन से दैट टाइगर को हम क्या देखभाल कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें इनकी देखभाल करनी है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। बाद बाकी चीज़ों को मैंने कई बार कवर कराने की कोशिश की है। आप जाके एक बार वीडियो को गो थ्रू कर लेंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपके लिए लगे आपको कि आपको बच रहा है। ओके, सो अब देखते हैं क्या है। 5%, सॉरी 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 सॉरी, ओके, के किधर चले, ठीक है। 5% ऑफ द बर्ड्स इन इंडिया आर एंडेमिक से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस। तो जेड क्या कह रहा है भाई, लगभग 5% जो है बर्ड्स इंडिया के वो कैसे हैं, एंडेमिक। ओके, एंडेमिक यू कैन से दैट, जैसे किसी भी चीज़ का स्थानीय होना। okay, क्या है देखते हैं इसमें। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पॉइंटेड आउट लगभग 5% ऑफ द बर्ड्स फाउंड इन द कंट्री आर एंडेमिक एंड नॉट रिपोर्टेड इन अदर पार्ट ऑफ द बर्ड्स। यानी 5% जो बर्ड्स हैं वो आपके इंडिया में मिलते हैं, वो वर्ल्ड के कहीं भी पार्ट्स में नहीं मिलेंगे। और थोड़ी सी यहाँ पे डेटा देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया इज अ होम टू लगभग 1353 बर्ड स्पीसीज। इंडिया के पास लगभग 1353 बर्ड स्पीसीज हैं। ये क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12.4% ऑफ द ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी है हमारे पास। और जिनमें से लगभग 78 यानी यू कैन से दैट 5% आर एंडेमिक टू द कंट्री। जो हमारी 5% है वो कैसी है, एंडेमिक यानी कि स्थानीय है। अब जैसे कुछ नाम दिए गए, देर आर द मणिपुर बुश क्यूल, है ना, ये किस में आती है, इंडेंजर्ड में आती है। तो इसको थोड़ा सा इस बर्ड को देख लेंगे, कौन सी है, मणिपुर बुश क्विल यानी कि इंडेंजर्ड में आती है, वो भी किसके, आईयूसीएन में। ओके, और रिकॉर्डेड की गई थी ये कब, 1907 में। आगे देखते हैं, एक और मिलती है हमें हिमालय क्यूल, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आती है, और ये रिकॉर्डेड कब की गई थी, 1876 में। कुछ नाम मैं बता दे रहा हूँ जिनको आपको लिस्टेड करना है, लिस्ट बना के आप लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हिमालय क्यूल है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, इसके सामने सीआर लिख लेंगे, इसके सामने आप इंडेंजर्ड लिख लेंगे। ओके, इसी तरीके से आपके पास आ जाती है द जॉर्डन कॉर्सेस, ये आपकी लिस्टेड है क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, कब साइड हुई थी, 2009 में। तो इस तरीके से आपको ये कुछ 3 आपको देख लेनी है, नाम मैंने आपको बता दिए। एक मणिपुर बुश, ये इंडेंजर्ड में, उसके बाद आपकी हिमालय क्विल, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में,
और उसके बाद आपकी आ जाती है, फिर आपको मिल जाती है जॉर्डन गार्चर्स, ये आपकी मिल जाएगी इंडेंजर्ड में। अब जब ये क्वेश्चन बनेगा ना भाई, रियली बता रहा हूँ, इतना भयंकर क्वेश्चन बनेगा कि आप सोचेंगे कि ये पता नहीं कहाँ से दे दिया यार, पता है हिंदू में ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपको समझना है। आप यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे एक, यहाँ पे इंडेंजर्ड और वो लिख देंगे, ओके। इसी तरीके कुछ और नाम दिए हैं, जैसे आपके देखेंगे मालाबार ग्रे हॉर्न्स, ये मालाबार पर्किट, इसका ये आपको मिलेगा। कुछ नाम दिए गए, ठीक है। और ये है आपका अन्नाम्बू लेफ्टरस एंड दी वाइट बेल्ट, ये है साल्किया अलॉन्ग विद द, बस आपको ज़्यादा ना इसमें तीन जो छांट लेना है बस, उसके बाद देख लेने हैं। अब हमें क्या है इसमें से, ओके। अब देखते हैं हम ये जो इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड और ये लिस्ट कंसर्न अभी हम पढ़ रहे थे, क्या है देखिए, एक्सटेंट का मतलब है, एक्सटेंट में दो आते हैं, एक्सटेंट और एक्सटेंट इन द वाइल्ड्स, ठीक है। और अब हमें देखेंगे क्या है, तो एक्सटेंट का मतलब है नो, थोड़ा सा मैं इसको लिखता हूँ, नो रीजनेबल डाउट दैट लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड, ये तो क्लियर है कि ये विलुप्त हो गया बिल्कुल। एक्सटेंट इन द वाइल्ड्स, नो ओनली टू सर्वाइव इन द कैप्टिविटी, कल्टीवेशन और वेल्ड आउटसाइड इन नेचुरल रेंज, जो कुछ ही हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं आपके, सर्वाइव कर रहे हैं कैप्टिविटी में, कल्टीवेशन में और वेल आउटसाइड इन द नेचर। क्रिटिकल इंडेंजर की बात करेंगे, फेसिंग एक्सट्रीम हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड्स, यानी कि जो एक्सट्रीम अत्यधिक कह सकते हैं हाई रिस्क पर है। उसके बाद इंडेंजर की बात करेंगे, फेसिंग है वेरी हाई रिस्क, इतना रिस्क नहीं है। वनरेबल की बात करेंगे तो फेसिंग है हाई रिस्क, तो देखिए तीन वर्ड्स आप निकाल लेंगे। वनरेबल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हाई रिस्क है, ठीक है। और इंडेंजर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे वेरी हाई रिस्क है, ठीक है। और उसके बाद हमारी क्रिटिकल की बात करेंगे तो ये आपकी एक्सट्रीम में आ जाती है बस। अभी हमने ये तीनों पढ़े थे, तीनों आपको लिख लेने हैं। नियर थ्रेटेड, अब देखेंगे कि ये क्या है, क्लोज टू क्वालिफाई और लाइकली टू क्वालिफाई फॉर ए थ्रेटेड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। लीस्ट कंसर्न, पॉपुलेशन इज अस्टेबल, पॉपुलेशन स्टेबल है भैया, ठीक है, पर भविष्य में हो सकता है इनके लिए खतरा है। एनफ दैट इज अनलाइकली टू फेस एक्सटेंशन इन द नियर फ्यूचर, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया। डेटा डिफिशियंट, नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन ऑन द एविडेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू एस्टिमेट एंड द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, कोई भी हमारे पास इसका डेटा जो है वो डिफिशियंट है, ओके। आगे नाउ 13 स्किल्ड्स 90 इंजर्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट इन द साउथ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साउथ में एक्चुअली में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उसमें लगभग 30 तो है उनकी डेथ हो गई और 90 जो है वो आपके इंजर्ड्स हुए हैं। आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास, ईडोगोमिस लिंक टू परसिस्टेंस ऑफ हार्मफुल जेनेटिक वेरिएंट्स। अब देखिए इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको इतना समझना है कि एक स्टडी की गई है नेचर ऑफ जेनेटिक्स के द्वारा, उसमें जो आपके ग्रुप है वो है कुमार स्वामी थंगराज का, और जो सेंटर है वो आपका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद का, ठीक है। और उसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो इंडिया के कुछ ग्रुप समूह मान लीजिए, एक छोटा समूह में बांट लीजिएगा और एक बड़े समूह में, ठीक है। तो जो छोटा समूह है ना, उनकी जो कार्डिक फेलियर है उसका रीजन एज कंपेरिजन टू दी यंग एज वो ज़्यादा है ना, क्योंकि उनका रीजन क्या है कि जो डीएनए है वो लगभग 25-20 पेयर पे उनका क्या है, उसमें जीन्स में कुछ क्रूशियल रिथिम है, यू कैन सी दैट, उसमें कुछ वीकनेस है, बीटिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो इसी वजह से उनका हार्ट फेलियर्स है, तो हार्ट फेलियर के बारे में ये आज का आर्टिकल्स है। अब बायोलॉजी को तो मैं टीचर हूँ नहीं, बट मैं हाँ आपको इतना जरूर कराने की कोशिश करूंगा कि जो अपने लिए इंपॉर्टेंट्स है। जैसे कि आपके लिए क्या है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, ह्यूमोजाइगस जीनोटाइप्स क्या है, तो आपके लिए है ह्यूमन टिपिकली हैव टू कॉपीज ऑफ ईच ग्रुप्स, यानी कि ह्यूमंस की लगभग दो कॉपी होती है हर जीन्स की, और जब इंडिविजुअल हैज टू कॉपी ऑफ द सेम वेरिएंट, और जब इंडिविजुअल की दो कॉपी होती है सेम वेरिएंट पे, इस कॉल्ड दी होमोजेनियस जीनोटाइप्स। होमोजेनियस का मतलब ही है, अच्छा अब देखें यहाँ पे कुछ एक स्टडी दी है, जैसे साउथ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब साउथ इंडिया में आ जाइएगा और पाकिस्तान में आ जाइएगा, वर वर एस्टिमेट टू हैव ए हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग, यहाँ पे क्या है, हाई डिग्री ऑफ क्या है आपका, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब है आंतरिक प्रजनन करना। तो साउथ इंडिया और पाकिस्तान में बात करेंगे तो आंतरिक प्रजनन जो है वो ज़्यादा है, बाइल बंगाली सब ग्रुप सो सिग्निफिकेंटली लोअर इनब्रीडिंग, और बंगाल में जो है वो आपका कैसा है, आंतरिक प्रजनन कैसा है वो आपका कम है। एक ये देखना डेटा दिया गया है किस तरीके से। अच्छा आगे देखते हैं, अब जैसे कुछ और भी स्टडी हुई है, जैसे जेफरेल वर्ल्ड एंड हिज कलीग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया टुक अ बेस्ट स्ट्राइड इन द डायरेक्शन डीएनए फ्रॉम अराउंड द 5000 इंडिविजुअल मेनली पीपल फ्रॉम द, कहाँ से, जैसे अक्रॉस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना। इस तरीके से ये रिसर्च कलेक्ट की गई है, और कोरेंट एंड डीएनए फ्रॉम द मलय तिब्बत, और इनमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप उसको देख लेंगे थोड़ा सा,
है ना। साइंस बेस में ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, अगर पूछे जाते हैं हमसे तो। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू पे, हम आते हैं तो क्या है, पार्ट फोर्थ हम देखते हैं। तो पार्ट फोर्थ है ना आपका, दिस शैल बी इन्फोर्सेबल बाय दी कोर्ट्स। अब ये जो है वो इन्फोर्सेबल है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो अब पहले तो आपको इतना करना है कि पार्ट फोर्थ है ना वो इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला यहाँ से निकाल दिया आपने। फर्स्ट अगर आपने निकाल दिया तो ये गया, सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट अगर आप निकालते हैं ऐसे करिएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब आपको क्लियर है कि दो तो आंसर होगा। दे सेल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई दी कोर्ट्स, इसको आप कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते। ओके, आगे क्या है, द प्रिंसिपल, इसके जो प्रिंसिपल है लेट डाउन इन इन द पार्ट आर इन्फ्लुएंस मेकिंग ऑफ द लॉ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सॉरी, मेकिंग ऑफ द लॉ ऑफ द स्टेट, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आपका होगा लॉ बाई द स्टेट्स, ठीक है। तो क्या है इस भाग में, अगर आप कहें कि सिद्धांत जो है वो राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, यस ये तो होगा, इसीलिए तो इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ना। तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये कट ही लिया था पहले, ये भी कट लिया था, ये भी कट लिया, तो आंसर क्या हुआ 2 और 3। अब हम आ जाते हैं न्यू पैटर्न्स में। तो न्यू पैटर्न से अगर हम निकालते तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास क्या होता भाई, हमारे पास होता ओनली पेयर 1 2, है ना, 3 और 4। अब आप देखने की कोशिश करना, यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ हटा दीजिएगा, नन हो जाता है यहाँ पे। तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। इट्स नॉट ए इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, फर्स्ट आपने निकाल दिया, तो ओनली पेयर वाला निकल गया और नन निकल गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपके पास 2 और 3 बचा, तो 50-50 का आप रिस्क लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलिए, सो हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज का एक्चुअली में जो भी अपने लिए इम्पोर्टेंट था न्यूज़ में, उसको मैंने निकालने की पूरी कोशिश की है। चाहे वो आपका, देखिए एडिटोरियल का क्या सीन था, वो आपका एक अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल है, कंट्रोवर्शियल है ना, जिसको अभी कराना ठीक नहीं है, उसको हम थोड़ा सा अभी और उसमें कुछ इधर से भी कह सकते हैं, सेंटर से भी, कुछ इंस्टीट्यूट से भी। अभी वो दंगा शांत नहीं है, उस दंगा के बाद हम नूह, और जो है नूह जो एक्चुअली में हरियाणा का क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो दंगा हुआ था, है ना, बिटवीन द मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय। तो इस पे ना हम डिस्कस करेंगे कुछ, जब अच्छा और आर्टिकल आएगा उसके बाद। ओके, सो हम इसको यही रोकते हैं अपने सेशन को। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन आपका मैं पूछता हूँ उस क्वेश्चन का आपका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, थैंक यू।